नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है एमपी कांस्टेबल के लिए हमारी डेली बूस्टर क्लास की सेकंड क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। साथ ही ग्वालियर में ही प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का भी आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग किसे मिला है? तो दोस्तों, बालाघाट जिले को चिन्नौरी चावल के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का हिस्सा कौन नहीं है? तो दोस्तों, यह एमपी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, जिसके बारे में मैंने अपनी थ्योरी क्लास में काफी डिटेल से समझाया है। ऑप्शन में शहडोल दिया गया था, जो कि बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड के अंतर्गत पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी एवं दमोह, दतिया आदि जिले आते हैं, लेकिन शहडोल दोस्तों बघेलखंड के अंतर्गत आता है। और यह प्रश्न दोस्तों 2023 के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, अहिराई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अहिराई नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित एक जनजातीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1976 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अनंत बी नागेश्वर केंद्रीय वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो दोस्तों नागसेन को हराया था समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य से बहती है? तो याद रखिएगा, चंबल नदी कुल 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों दूध, दही, मक्खन एवं फल वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो याद रखिएगा 931 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तथास्थ फार्म घोषित किया गया है? तो दोस्तों केरल राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तथास्थ फार्म घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी खेल पत्रकार का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया था? तो दोस्तों इनका नाम है ग्रांट वाहल और इनका फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 30 दिसंबर 2022 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, जहां 30 दिसंबर 2022 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध शोधकर्ता प्रदीप थल पिप्पल ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है? तो दोस्तों इनका संबंध आईआईटी मद्रास से है, जो कि आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं और प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, प्रदीप थल पिप्पल, जिन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, सुदीप सेन, शोभना कुमार एवं संजय राय। अगला प्रश्न है, रिलीज होने जा रही अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में उनका किरदार कौन निभाएगा? तो याद रखिएगा, अभिनेता पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभाएंगे। अगला प्रश्न है, क्लोन किसकी कॉलोनी होती है? तो दोस्तों क्लोन एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी होती है। अगला प्रश्न है, कीटोन द्वारा प्राकृतिक फूलों से परागण कैसे होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह रूक्ष एवं चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं।
अगला प्रश्न है एस्बेस्टॉम द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों इस रोग का नाम है बास्तफीती, जो एस्बेस्टॉम द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं पानी की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों यह कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है। अगला प्रश्न है जूते के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिएगा यह घर्षण बनाने के लिए लगाया जाता है, जूते के तलवों में तला। अगला प्रश्न है मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो याद रखिएगा कैडमियम प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दों का रोग होता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर सामग्री क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं हीरा सबसे कठोर सामग्री होती है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह प्रश्न भी एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? यहां आंसर गलत दिया गया है, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, एवं बहरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी, और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो दोस्तों यह होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा फुटबॉल के सबसे पुराने कपों में से या टूर्नामेंट में से एक है डूरंड कप। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो याद रखिएगा ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, एवं ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के पास मुल्ताई नामक क्षेत्र से होता है, और दोनों पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जा मिलती हैं। अगला प्रश्न है कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर स्थित है कंचन घाट। और अगर पूछा जाए कहां स्थित है तो याद रखिएगा कंचन घाट ओरछा में बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इंदौर शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी, आर्थिक राजधानी एवं खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्थित है। अगला प्रश्न है उमरिया मंदिरों में नक्काशियां किसके समान है? तो उमरिया के मंदिरों में नक्काशियां खजुराहो के मंदिरों के समान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आदे गांव का किला कहां स्थित है? तो दोस्तों यह सिवनी जिले में स्थित है आदे गांव का किला। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में ही पांडव गुफाएं स्थित हैं, एवं पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला प्रश्न है वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? दोस्तों वन विहार जो कि राजधानी भोपाल में स्थित है, और इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा भिंड का अटेर किला चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आयोडीन के स्ट्रक्चर में क्या निहित होता है? तो दोस्तों अल्कोहल में आयोडीन का विलयन निहित होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी के कारण जीभ एवं त्वचा में रूखापन आ जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन H की कमी से बाल झड़ते हैं, और विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। साथ ही याद रखिएगा विटामिन B7 से ही
विटामिन एच या बायोटीन कहा जाता है? अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो याद रखिएगा, विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, एवं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एवं विटामिन ए, इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कीड़ा करके, यह वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों विटामिन डी किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सोलर एनर्जी या सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। साथ ही याद रखिएगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोगी होता है। जनरली लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है और विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है और यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस तकनीक को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जिसमें गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश वोल्ट ऊर्जा का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम पंप का प्रयोग कहां होता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अधिनियम 1981 पारित किया गया है वायु प्रदूषण रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुई थी। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बृहद्रथ मगध साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची ने हाइग्रोमीटर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वर्ष 1999 में बनाया गया था, या यूं कह सकते हैं कि वर्ष 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की कौन सी कोशिका सबसे ज्यादा उत्तेजित रहती है? तो दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका, जो कि तंत्रिका तंत्र की एक कोशिका है, सबसे ज्यादा उत्तेजित रहती है। अगला प्रश्न है, IFC संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1956 में 1956 में IFC की स्थापना की गई थी। IFC का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, और इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया है? तो दोस्तों इस संस्थान का नाम है श्री स्वामीनारायण गुरुकुल, जो कि गुजरात के राजकोट में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए किसे $40 करोड़ का कर्ज दिया है? तो दोस्तों HDFC बैंक के लिए $40 करोड़ का कर्ज दिया गया है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम या IFC द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर हृदय रोगियों के लिए कृत्रिम दिल तैयार किया है? तो दोस्तों IIT कानपुर के वैज्ञानिकों एवं हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा और 9 वर्ष से कम आयु वर्ग के टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखिएगा गेटो सोरा, और इन्होंने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से कब तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ
लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है? तो दोस्तों यह उन्होंने कहा था दोस्तों, तो जनवरी 2023 तक के लिए कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में रहने वाले मिकी होथी को कैलिफोर्निया के लोधी शहर के पहले सिख मेयर बन गए हैं? तो दोस्तों इनका संबंध भारत के पंजाब राज्य से है, याद रखिएगा, और इनका नाम भी याद रखिएगा, मिक्की होथी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी सभी जेलों को मानवीकृत कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न है, सातारंजक म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों सातारंजक म्यूजियम हैदराबाद शहर में स्थित है, याद रखिएगा, और इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो आप सभी जानते हैं, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? तो दोस्तों यह जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, जामनी नदी, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, और जामनी दोस्तों बेतवा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो याद रखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया था, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ का किला कहां स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ का किला, और यह भारत के कुछ प्रमुख किलों में से एक है। अगला प्रश्न है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो दोस्तों शहडोल से कनिष्क शासक के सिक्के पाए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैवाल में बहुलता किसकी होती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल की बहुलता होती है शैवाल में। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो आप सभी जानते हैं, कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो दोस्तों फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर ग्लूकोज, पानी एवं ऑक्सीजन बचते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस दिया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। साथ ही याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।